बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। ऑनलाइन लेक्चर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा तालीमी सिलसिला जो है जारी है और हमने लास्ट जो डिस्कशन शुरू की हुई थी वो अबाउट नॉमेनक्लेचर थी। तो नॉमेनक्लेचर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम चैप्टर नंबर 8 से बाकायदा जो है वो दोबारा से अपना सिलसिला वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से हमने इसको रोका था। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो अबाउट अल्केन्स है। तो अल्केन्स की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप इसको फंक्शन ग्रुप में पढ़ चुके हैं कि अल्केन्स जो हैं वो ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से हम आगे बढ़ते हुए अल्केन्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अल्केन्स जिसका दूसरा नाम है पैराफिन्स। पैराफिन्स जो होता है वो हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये लेस रिएक्टिव है। पैराफिन का लफ्जी मतलब होता है अ लिटिल बिट रिएक्टिव या शो लिटिल अफिनिटी विद वाटर। तो ये चूंकि बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसलिए हम इनको पैराफिन्स का नाम भी देते हैं। और ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, इसीलिए हम इनको हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। जहां तक इनके जनरल फॉर्मूला की बात है दैट इज CnH2n+2। यहां पर n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 उसमें ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन दी अल्केन्स। तो CH4 इसका पहला मेंबर है, मिथेन। CH3 यानी कि इथेन इसका सेकंड मेंबर है और फिर C3H8 प्रोपेन इसका नेक्स्ट मेंबर है। तो इसमें जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की है 4 वो कार्बन और हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई होती है बाय यूजिंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि अल्केन में एक ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये मिथेन में हम चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक के हिसाब से पढ़ भी चुके हैं। और याद होगा आपको कि उसमें हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो क्रिएट की थी और हम इसको पूरी तफसील से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम मजीद हाइब्रिडाइजेशन पर कोई डिस्कशन इस टॉपिक में नहीं करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने से पहले हमें 2 रिएक्शंस की टाइप को जरूर समझना होता है, क्योंकि ज्यादातर जो रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं या आगे चल के डिस्कस होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। कोवलेंट बॉन्ड में होता यह है कि पहले प्रीवियस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है और फिर नया बॉन्ड जो है वो डिवेलप होता है। इसलिए इसके तहत 2 मैकेनिज्म जो हैं वो डिवेलप होते हैं बॉन्ड की ब्रेकिंग के। पहला आप देखें ये होता है होमोलाइटिक फिशन या होमोलाइटिक डिवीजन भी इसको हम कहते हैं या होमोलाइटिक क्लीवेज भी कहते हैं। ये 2 एटम है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, और अगर आप देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ये मैं इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूं कि आगे चल के कई ऐसे रिएक्शन आएंगे जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये चार्ज किसी एटम पर डेवलप हुआ तो क्यों हुआ। तो उसके लिए मैं जनरल आपको ये चीज समझा रहा हूं, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, आपने यहीं से इसको कॉपी कर लेना है। तो देखें बेटे इसमें कि 2 एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इज कंट्रीब्यूटेड। तो जब होमोलाइटिक क्लीवेज होती है तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इस तरफ एक दूसरे हाइड्रोजन पे, यानी आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं जो उन्होंने शेयर किया था फॉर द मेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो इसे हम होमोलाइटिक या सिमेट्रिकल फिशन का नाम देते हैं। तो ये भी अगर इन्वॉल्व है तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों एटम्स आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग अ न्यू बॉन्ड। उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, उनके पास अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो किसी भी अदर एटम से बॉन्ड बना सकते हैं बाय यूजिंग देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स। इसके बरक्स एक दूसरी टाइप की भी डिवीजन होती है जिसे हम हेट्रोलाइटिक डिवीजन का नाम देते हैं। और इसमें बेटे ये होता है कि जब एक कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए, हालांकि था उसका एक इलेक्ट्रॉन उसने कंट्रीब्यूट किया हुआ था, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन यानी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले जाए, तो इससे ये होगा कि एक वो एटम जो इलेक्ट्रॉन से महरूम हो गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो दोनों इलेक्ट्रॉन एटम अपने साथ ले गया उस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इसे हम नाम देते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन का, या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का नाम हम इसको देते हैं। तो
हेट्रोलाइटिक हो बॉन्ड क्लीवेज या होमोलाइटिक हो, ये दोनों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि होमोलाइटिक में हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों एटम जो होमोलाइटिक डिवीजन से अलग हुए हैं, दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए ये किसी भी नए एटम से आसानी से बॉन्ड बना सकते हैं। जबकि हेट्रोलाइटिक केस में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, जैसे अब इस हाइड्रोजन आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब ये अगर बॉन्ड बना सकता है तो किसी ऐसी स्पीशीज से ही बॉन्ड बना सकता है जो इसको एक इलेक्ट्रॉन पहले अपनी तरफ से गिफ्ट करे, फिर इसके साथ अपना ही इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए बॉन्ड डेवलप करे, यानी कि इस सूरत में उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाना पड़ेगा, जबकि ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने की पोजीशन में नहीं है। जबकि ये जो Cl नेगेटिव है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसने बॉन्ड क्लीवेज से हासिल किए हैं, तो इसलिए ये किसी ऐसे एटम से भी बॉन्ड बना सकता है जिसके पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2 हैं, तो ये किसी भी पॉजिटिव एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पहले गिफ्ट कर देगा अपनी तरह से दूसरे एटम को और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हुए उससे बॉन्ड डेवलप कर लेगा। तो अगर हम थोड़ा सा डीपली जाकर बॉन्ड क्लीवेज को समझ लें तो हम ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसी चीज को साथ साथ हम डिस्क्राइब भी करते रहेंगे आगे चल के, और ये चीज हम आगे चलकर मुख्तलिफ एग्जांपल्स में भी डिस्कस करेंगे। आपने बहरहाल ये जो अभी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने इसकी शेयर किया है इसको भूलना नहीं है। अब हम जरा एक स्टेप आगे चलते हैं, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हमने अल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो अंडरस्टैंड करने हैं कि कौन कौन से मेथड से जो है वो अल्केन्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बेटे पहला जो रिएक्शन है हमारा दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस चीज के साथ भी एंड पर एशन का इजाफा करेंगे वो एडिशन को शो करता है, हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजनेशन हेलोजेंस का इजाफा, ठीक है। तो इस तरह से जिस भी चीज के साथ एशन लगाएंगे वो उस चीज की एडिशन को शो करेगा। और दूसरे नंबर पर है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है और इसको हम फिर अनसैचुरेटेड कहते हैं। और पर्टिकुलरली जिन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेबास्टियर सैंड्रन्स रिएक्शन, 2 साइंटिस्ट हैं, सेबास्टियर है और सैंड्रन है, इनके नाम पर भी ये रिएक्शन सेबास्टियर सैंड्रन रिएक्शन कहलाता है। तो इसमें अल्कीन और अल्काइन आते हैं जी, कहता है जी अगर आप अल्कीन ले लें या अल्काइन ले लें दोनों ही अनसैचुरेटेड है, उसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली उससे रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास अल्केन हासिल होती है। सिंपल ये होता है बेटे, ये देखें 2 बॉन्ड हैं, अल्कीन है ये और इसमें 2 बॉन्ड हैं, आसानी से एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन पर और एक दूसरे पर ऐड अप हो जाएगा, दोनों की वैलेंसियां दोबारा कंपनसेट हो जाएंगी और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये एडिशन होगी दोनों कार्बन एटम्स पर जिनके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। इसके लिए निकल कैटालिस्ट ले लें, साथ ही 200 to 300 टेम्परेचर रिक्वायर होगा। मसलन अगर आप यहां पर इथीन लेते हैं तो प्रोडक्ट विल बी इथेन, यहां पर आप प्रोपीन ले लेंगे प्रोडक्ट विल बी प्रोपेन, यहां पर आप ब्यूटीन ले लेंगे प्रोडक्ट विल बी ब्यूटेन। तो इस तरह जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आप अल्कीन में लेंगे उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम की अल्केन हासिल होगी। और ये आपको एग्जांपल दी गई है इथीन की कि इथीन में जब आप हाइड्रोजन को ऐड अप करते हैं, यानी हाइड्रोजन आपने ली है अलग से और निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो वो इथेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो सवाल आपको यूं भी दे सकता है कि जी व्हाट हैपेंस व्हेन इथीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। दूसरा तरीका वो आपको ये कह सकता है अमूमन कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन, फिर आपको गैस करना होगा कि इथीन का रिएक्शन किस मॉलिक्यूल से करवाएं कि वो इथेन में कन्वर्ट हो जाए और कौन सी कंडीशन अप्लाई करें। इसके अलावा वो नाम से भी दे सकता है व्हाट आर सेबास्टियर सैंड्रन रिएक्शन। तो इस तरह एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को एक से ज्यादा तरीकों से पूछा जा सकता है। तो यही चीज इसको थोड़ा सा मुश्किल बना देती है स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि मुश्किल नहीं होता, सिर्फ अल्फाज जो है वो थोड़े से चेंज होते हैं, पूछने का स्टाइल चेंज होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज ये कंफ्यूजन की कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद फिर ये भी ज़हन में रखना है कि अगर आपने हाइड्रोजनेशन करवानी है यही रिएक्शन, तो निकल के अलावा भी ऑप्शन है, प्लाटिनम और प्लाडियम है, और ये दोनों कैटालिस्ट रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन को कंडक्ट करवा देते हैं। लेकिन भी सवाल ये पैदा होता है फिर हम इन्हें क्यों नहीं ज्यादा यूज करते। तो बस बेटे उसके एक सिंपल सी रीजन है
कि ये एक्सपेंसिव है, महंगे हैं, तो इसलिए फिर जरा सस्ता कैटलिस्ट यूटिलाइज किया जाता है और साथ टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। अदरवाइज प्लाटिनम और अगर आप प्लाडियम ले लेंगे तो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा, लेकिन ये दोनों अच्छे खासे महंगे कैटालिस्ट है। फिर कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी जो होती है वो इसी रिएक्शन के जरिए से होती है। हम ऑयल को कन्वर्ट करते हैं घी में बाय हाइड्रोजनेशन। तो ऑयल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जबकि घी जो होता है वो सैचुरेटेड जो है वो होता है फैटी एसिड। तो इसलिए दोनों में ये डिफरेंस जो है वो इस रिएक्शन को यूज करते हुए वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में उसको कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। हम अल्काइल हैलाइड से भी अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये आपके सामने जनरल फार्मूला जो है वो अल्काइल हैलाइड का लिखा हुआ है RX। तो आप देखिए बेटे, हमें R से अल्केन डेवलप करनी है, तो R के साथ अगर हम हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवा दें और हैलोजन को रिमूव कर लें तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हैलोजन्स को रिमूव करने के लिए हमने जिंक को इस्तेमाल करना होता है। आगे चल के भी कई रिएक्शन में हम जिंक यूज करेंगे हैलोजन को रिमूव करने के लिए, और साथ में एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन हमें कोई एसिड रिक्वायर होता है, कोई हैलोजन एसिड ही हम ले लेते हैं। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन हैलोजन एसिड, अल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड। एग्जांपल इसकी पर्टिकुलर दी हुई है, ये आपके सामने स्क्रीन पर मिथाइल आयोडाइड है। जब ये जिंक और हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करता है तो जिंक आयोडीन को रिमूव करके जिंक आयोडाइड बना देती है, और एसिड वहां पर हाइड्रोजन प्रोवाइड करके उसको CH4 में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास एक अल्केन यानी मीथेन फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह हम बड़ी आसानी के साथ इस रिएक्शन में मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बेटे अल्काइल ग्रुप में कार्बन आइटम बढ़ा देंगे, मसलन इथाइल आयोडाइड ले लेंगे, इथेन बन जाएगी। इसी तरह बेटे प्रोपाइल क्लोराइड या प्रोपाइल आयोडाइड ले लेंगे तो प्रोपेन बन जाएगी। ये एग्जांपल दी हुई है, ये आपके पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, 2 ब्रोमो, ये कार्बन नंबर 2 पर ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, या आप इसको ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। तो इसको जब आप सेम रिएक्टेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो ये आपको ब्यूटेन प्रोड्यूस कर देगा, एन ब्यूटेन। तो इस तरह बड़ी आसानी के साथ अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक और भी तरीका है जिससे हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाते हैं, ये मेथड कहलाता है हाइड्रोजनोलाइसिस। इसका सिर्फ तरीका का थोड़ा डिफरेंट है। हम जिंक और हैलोजन एसिड यूज करने की बजाय डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पलाडियम एंड चारकोल एंड हीट, यानी कि पलाडियम स्पोटेड ओवर चारकोल एंड समवट हीट इज प्रोवाइडेड। तो पलाडियम चारकोल कैटालाइज करता है, हीट जो है वो एनर्जी फराहम करती है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन जो है ये हैलोजन को भी रिमूव करती है और खुद वहां पर उसकी जगह पर एड अप भी हो जाती है, तो अल्केन की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन का जो एसिड है उसकी भी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में चूंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, उसी मुनासबत से इसको नाम दिया हुआ है हाइड्रोजनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो हाइड्रोजन से ही दोनों काम भी करवाए जा सकते हैं कि वो हैलोजन को भी रिमूव करे अल्काइल हैलाइड में, हैलोजन को भी रिमूव करे, और जहां से वो हैलोजन रिमूव हो वहां पर हाइड्रोजन अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवाए। तो ऐसा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पलाडियम एंड चारकोल कैटालिस्ट की मौजूदगी में होता है। और इस रिएक्शन में चूंकि हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं हाइड्रोजनोलाइसिस। उसके बाद मेथड नंबर 3 है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक COOH ग्रुप हो, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम उसका सॉल्ट यूज करते हैं। ये आपके सामने एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है और उसका रिएक्शन करवाना है सोडा अमाइड से। सोडा अमाइड 2 चीजों का मिक्सचर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसमें रिएक्शन को कैटालाइज करता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट का काम करता है। तो होता यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये मैं आपने में भी पॉइंटर की मूवमेंट जरा अंडरस्टैंड करनी है कि क्लीव करता है। ये देखें यहां से ये क्लीवेज होगी, ये जहां पे पॉइंटर जा रहा है ये पोर्शन है सोडियम कार्बोनेट। ये दोबारा एक दफा देखें, ये पोर्शन ये रिमूव हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में पूरा COOH ग्रुप रिमूव हो जाएगा। इसीलिए हमने इस रिएक्शन का नाम दिया है डीकार्बोक्सिलेशन। ये सोडियम कार्बोनेट बन गया और बाकी देखिए क्या बचा, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन। ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और एक अल्केन में ये कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो ये सोडामाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए रिएजेंट, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए कैटलिस्ट। तो डी कार्बोक्सिलेशन से हमारे पास फॉर्मेशन होगी अल्केन की। मसलन ये 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। 3 कार्बन पर मुश्तमिल कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रोपानोइक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम है। तो उसका सॉल्ट फिर सोडियम प्रोपियोनेट या सोडियम प्रोपानोएट कहलाएगा। उसको हमने सोडामाइड से रिएक्शन करवाया, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और प्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे जब ये कार्बन रिमूव हो जाएगा, 1 कार्बन लेस हो जाएगा, तो इथेन जो है वो एज ए फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। तो ये रिएक्शन कहलाएगा डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिमूव हो रहा है ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तीसरा मेथड था आज के दिन का। इंशाल्लाह बाकी इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक बेटे अपना खूब ख्याल रखें, इसको पढ़ते रहें। कोई भी क्वेश्चन राइज करता है आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।